हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे वो सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट जो था सबने कर लिया अच्छे से? आई कुड सी जो लास्ट क्लास थी उसमें काफी लोग एब्सेंट थे आप में से। जीनर नहीं है भाई आपके सिलेबस में। बच्चों प्लीज कर लो अच्छे से, ठीक है। हम मतलब हम ना क्लोज टू वेडनेसडे थर्सडे उसकी एक डिस्कशन क्लास रखेंगे, तो जो भी उसके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे एक सेपरेट क्लास रख के। मैंने ना इस बार जानबूझ के मतलब उसका एक अलग संडे टेस्ट भी रखवा दिया। नहीं तो नॉर्मली ऐसा हो जाता था कि वो ना रिवीजन के साथ ही बस मिक्स मैच होके ही रह जाता था। तो मुझे था कि वो कर लो आप सब अच्छे से। तो ठीक है, विल कीप अ क्लास। प्लीज, इट इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो चैप्टर करना है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों नहीं क्लास लगाई थी आखिरी, बट प्लीज वो छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। ओके बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल में बताता हूँ रिगार्डिंग रिवीजन, ठीक है, कि कैसे होगा क्या होगा। बच्चों प्लान आप सबको मिल गया है रिवीजन का, राइट? हमने इस बार प्लान में मतलब जो कुछ चेंजेस किए हैं ना, उसको थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इसको थोड़ा सा रिलैक्स प्लान बनाया है। क्योंकि मतलब अगेन जितना लग रहा है अपने को, जो पता चल रहा है, ऐसा तो है ही कि बोर्ड एग्जाम्स आपके कुछ ना कुछ डिले तो होंगे ही होंगे, राइट? तो उसके हिसाब से मतलब जो अपने पास टाइम है, लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अगर उसको और अच्छे से हम चीजें कर पाते हैं तो जरूर करनी चाहिए हमें, है ना? आ, इस सीक्वेंस में टॉपिक्स होंगे, ठीक है। आ, आपने बच्चों सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या क्या करना है हमने राइट नाउ, ठीक है। आप बच्चों मतलब चलो, आप आज तो फर्स्ट क्लास थी, जैसे मैंने आपको पहले नहीं बताया हुआ था, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको हमेशा ये पता होगा कि अगली क्लास में कौन सा चैप्टर होना है, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से चैप्टर को एक बार उसके नोट्स पढ़ के आने हैं, ठीक है ना? आप नोट्स पहले पढ़ के आओगे। जो बच्चों बेसिकली क्लास होएगी, ठीक है, ये अपना जो सिस्टम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। व्हाट आई वांट इज कि जैसे यू विल बी हैविंग 3 क्लासेस पर वीक, राइट? एंड आपने अपने प्लान में देखा होगा कि नॉर्मली देर आर 2 यूनिट्स सॉर्ट ऑफ इन एवरी वीक, राइट? जैसे इस वीक में मेरे ख्याल से क्या क्या है, यूनिट्स है एक शायद, है ना, और एक इलेक्ट्रोस्टैट्स है। हम्म
हाँ, या यूनिट्स और वेक्टर्स ही है। चल जो भी है। हाँ, तो मतलब आपके जनरली अराउंड 2 टू 3 चैप्टर्स होंगे। मतलब यूनिट वेक्टर को तो एक ही मानता हूँ मैं। हाँ, हाँ, तो ठीक है ना? तो आपकी उन 3 क्लासेस की डिवीज़न इस तरीके से होएगी कि आप ये मान लो कि फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी थ्योरी एंड थर्ड क्लास विल बी डिस्कशन ऑफ दीज़ 2 टॉपिक्स। ठीक है? थ्योरी ऑफ कोर्स डज़ नॉट मीन कि मैं कोई आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा। ठीक है? दैट वुड मीन a revision of the key points of the chapter and the mistake areas। ठीक है, जो जो लगेंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि भाई होंगे। अब आपके लिए चैप्टर को रिव्यू करके आना इसलिए जरूरी है कि आप क्लास में ये पूछ सको कि सर ये वाली चीज तब समझ नहीं आई थी, इसमें कंफ्यूजन रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, राइट? ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। मतलब अदरवाइज मैं तो अपने अकॉर्डिंग करूंगा ही, बट हो सकता है कुछ चीजें आपको उस टाइम पे ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजन कुछ आपकी ना क्लियर हो, तो आप वो पूछ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वो थ्योरी क्लास बन जाती है। बच्चों, आई एम वेरी श्योर आपको चंदन सर ने समरी शीट्स का बताया हुआ था, है ना? तो अब बच्चों आगे टाइम आएगा कि वो समरी शीट्स हमने यूज करनी है एक्सटेंसिवली। मेरे ख्याल से बच्चों आपको सर ने बताया होगा, एंड चलो आई विल रिपीट कि बेसिकली हमें समरी शीट्स का क्या काम आने वाला है, वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आफ्टर दिस रिवीजन फेज 1, उसके बाद जो टाइम बचेगा आपके पास, बच्चों मैं ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, ये बच्चों पता है क्या दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूँ। अब हम जिस स्टेज में हैं, हमें ट्रांजिशन करना है फ्रॉम डूइंग, मतलब अप्रॉक्सिमेटली अभी जिस तरह से आपकी सीक्वेंस चलती थी, ऐसा होता था कि आपका 2 से 3 हफ्तों के बीच में एक चैप्टर खत्म होता था, राइट? वेरी, वेरी एवरेज टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। हमें उससे ट्रांजिशन करना है टू कि 1 हफ्ते में 2-3 चैप्टर, टू फाइनली जब आप फुल सिलेबस मोड में चले जाओगे, राइट? जब आपका हर हफ्ते फुल सिलेबस टेस्ट है। तो प्रॉब्लम क्या आती है जब ऐसे सिलेबस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि अब करना कैसे है। आपको एक कॉमन आपके माइंड में डाउट उठेगा बार बार कि सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, नोट्स तो बहुत ज्यादा है, बुक पूरी कैसे पढ़ेंगे, राइट? तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। ठीक है, कि जिसको आप रेफर करो और आप ये कह पाओ कि हाँ, इस चैप्टर का मुझे जो भी रिवीजन करनी थी मेरी हो गई, राइट? नहीं तो आप बाद में इसी में ही उलझे रहोगे। तो अगर आपने समरी शीट्स बनाई हुई हैं, तो अभी हम आप ये करोगे कि जो जो मान लो थ्योरी क्लासेस हुई, जो डिस्कशन हुई, उससे अगर कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो आपको लगता है कि हाँ ये एक्स्ट्रा है, तो आप उसमें ऐड कर लोगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी कवर्ड है तो वेल एंड गुड। देखो, समरी शीट्स का बच्चों मतलब क्या होता है? समरी शीट्स में स- मतलब ये एक मेरे पास वैलिड डाउट आया है।
मतलब आई हैव सीन समटाइम्स, जैसे ना मैंने मतलब एक पुराने बैच में कहा कि भई आपकी एक चैप्टर की समरी शीट एक A4 के आगे-पीछे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ने क्या किया, वो इतना छोटा-छोटा लिख के ले आया और सारे के सारे नोट्स चेप दिए वो समरी शीट पे, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट समरी शीट। समरी शीट का मतलब है, ऑफ कोर्स यस, समरी शीट आपकी होनी बहुत ही कंसाइज़ चाहिए, मतलब हर चैप्टर की 1 से 2 पेजेज़ की ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो प्रैक्टिकली ये हो जाएगा कि हाँ जी, आप नोट्स दोबारा बना रहे हो। वो पर्पज़ नहीं है। समरी शीट्स में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है कि एक चैप्टर से रिलेटेड आप भूल जाओगे, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इट मेक्स नो सेंस कि अगर हम मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात करूँ, तो अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जैसे मैंने आपको समझाया था वो वेव नेचर के टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट्स आप बना के कि भई हाँ, कैसे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। तो अब आप वो पूरी कहानी थोड़ी लिख दोगे वहाँ पे। वहाँ से मेन क्या की कांसेप्ट उठाने वाला है कि भई इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की एनर्जी अलग-अलग होती है। ये गलती नहीं करनी कि अ, दोनों की एनर्जी सेम यूज़ कर ली, राइट? तो वो की पॉइंट्स हैं, मतलब जो जनरली एक टीचर आपको पढ़ाते हुए जिन पे एम्फसाइज़ करता है, राइट? जिन पे जनरली हम स्टार लगा देते हैं या जो इम्पोर्टेंट आपको बोला जाता है, वो चीज़ें हैं जिनके चांसेस हैं। जो चीज़ें मतलब ऐसा होता नहीं बहुत बार कि भई मैं आपको कहता हूँ कि इसमें गलती होती है, कि यहाँ पे गलती करोगे। उस टाइप की चीज़ें नोट करनी है ताकि वो माइंड में बार-बार आए। तो येस, फ़ॉर्मूलाज़ और ऐसे पॉइंट्स बस। बाकी कहानियाँ नहीं कि पूरी डेफिनिशन वहाँ पे लिख दी आपने और सारा कुछ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये होना चाहिए। तो अगर आपकी नहीं बनी हुई, तो अभी आपको बनानी चाहिए वो समरी शीट्स। येस, ठीक है? मैंने बच्चों ये जो 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, बच्चों एक काम ना मतलब मैं अभी नहीं आपको कमिट कर रहा, बट मैंने ये सोचा है व्हाट आई विल डू इज़ कि जैसे इस बार तो अब मेरे पास भी सारे नोट्स हैं, तो मैं ही उन सारे नोट्स में से मतलब मैंने कोशिश तो की है कि जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट होता है, मैं भी वहाँ स्टार लगा देता हूँ या उसको रेड में लिख देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। तो आई विल ट्राई कि मैं ना उसमें से वो सारे पॉइंट्स को चैप्टर वाइज़ अलग करवा लूँ, फिर मैं वो आपसे शेयर कर लूँगा। तो वो एक हेल्प हो जाएगी थोड़ी, है ना? मतलब 12th के तो आपके साथ ही हो गए, 11th के भी पूरे नोट्स बन ही गए मेरे पास। उसमें भी मैंने सारे बच्चों को बताई हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वो मैं एक चैप्टर वाइज़ आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये 3 क्लासेस का बच्चों एक फिलॉसफी ये भी है कि ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू एट लीस्ट कि आपको लगे कि भई ये चैप्टर तो मुझे पूरा आता है, ठीक है? नाउ मतलब टेक दिस डिसीजन वेरी वाइज़ली, राइट? अ, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको पूरा चैप्टर आता है, अच्छे से किया हुआ है, सब कुछ है, मतलब ठीक है, कोई बिल्कुल बुराई नहीं है, हो सकता है ऐसा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मेबी आपको लगे कि उसकी थ्योरी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस आप सीधा उसकी शीट्स करो और आप उसकी डायरेक्ट डिस्कशन क्लास अटेंड कर लो, ठीक है? तो राइट नाउ मेरे ख्याल से शेड्यूल में आपकी बच्चों बायो की कितनी क्लासेस डली हुई हैं? 2-2 डली हुई हैं, इज़ इट? हाँ, तो मैं ना अभी सर से बात करके मेरा बायो में भी मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि
मतलब वो कैसे होएगा मुझे नहीं पता कि इन 4 में ही होगा या कैसे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होएगी। बायो में भी आपकी ना मतलब व्हाट आई प्लान टू डू इज़ कि देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ एनसीईआरटी डिस्कशन क्लास। नाउ आई डोंट नो कि वो इन 4 में से होएगी या अलग होएगी या क्या होगा, बट ये मेरे माइंड में एक कांसेप्ट है जो मुझे करना है कि बेसिकली ऑब्वियसली आपको ये तो कहा ही गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है और सब कुछ है। तो मतलब आई वांट टू कीप अ सेशन, मैं थोड़ा-सा मतलब डिटेल में डिस्कस करूँगा सर से और उसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि उसमें जो आपने पढ़ा है, उसके अगर आपके कोई डाउट्स हैं, है ना? मतलब कुछ चीज़ें ऑब्वियसली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो निकल के आएँगी। तो उससे रिलेटेड डिस्कशन आप इसमें कर सकते हो। ठीक है? तो स्पेशली बायो में ऐसा हो सकता है आपके साथ कि जैसे अगर आपने पहले अच्छे से किया हुआ है तो आपको लगे कि मुझे उस क्लास के रिव्यू क्लास की तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, चलो डिस्कशन क्लास में मेरे उससे रिलेटेड जो भी कोई मतलब डाउट्स हैं या कुछ भी हैं वो क्लियर हो जाएँगे, है ना? तो ये है एक मेरा एजेंडा, तो ये हम करेंगे। हाँ, वो तो मैं आपसे शेयर करूँगा ही करूँगा जो एनसीईआरटी वाला मैंने बोला था अलग से। अ वो मैं आपके साथ करूँगा शेयर। येस। तो इस तरीके से चलेगा बच्चों, ठीक है? संडे आपका टेस्ट हो ही गया। अभी जो मैंने आपको शीट्स जो आपकी शीट लर्निस्ट पे अपलोड हुई है या कुछ है ना, वो एक ही लेवल की शीट है। वो हायर लेवल की शीट नहीं है। मतलब ये तो करनी ही है, ठीक है ना? ये समरी शीट्स बच्चों देखो, मेरे ख्याल से समरी शीट्स फिज़िक्स की तो पक्का ही होएँगी। बायो की मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती होंगी समरी शीट्स क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर ही है, उसमें समरी कैसे बनाओगे? बट येस, बायो में बच्चों एक चीज़ ज़रूरी है ज़रूर कि मतलब जैसे मेरी मतलब आप में से कई लोगों के साथ जैसे कई बारी जब डिस्कशन हुई है, जनरली मतलब ये 3 कंपोनेंट्स रहते हैं ना आपके, एनसीईआरटी है, मॉड्यूल है, नोट्स हैं, ठीक है? मतलब ये ज़रूरी है कि आप इन तीनों को कंडेंस करके एक में करो। मतलब ये मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि आपका क्या सिस्टम है कि सिर्फ़ एनसीईआरटी है या क्या है? मतलब माय एम इज़ कि सोर्स एक होना चाहिए। जैसे वो जो मेरी मतलब कल परसों ही किसी एक बच्चे से बात हो रही थी कि जैसे उसने ये किया हुआ था कि उसने कहा कि सर मैं मतलब मैं तो एनसीईआरटी को बेस मान के चलता हूँ। जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, जो क्लास में बताया गया या कुछ है, मैंने एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ठीक है? तो मतलब हाँ, जैसे भी मतलब मेबी आप कहो कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिख लिए। तो जो भी है मतलब माय पॉइंट इज़ एक सोर्स, गोइंग फॉरवर्ड एक सोर्स होना चाहिए। ठीक है? तो फिज़िक्स में तो पक्का होंगी ही होंगी, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी पक्का होंगी। ठीक है? बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का आप एक बार मतलब ज़रूर मतलब सर से डिस्कस करना। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मतलब सर आपको बता देंगे कि मतलब एम ए है सिंगल सोर्स, है ना? वो जो भी हो। तो नेक्स्ट बच्चों, आपने जो आपके मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर से जो भी कोई आपने मतलब पॉइंट्स हाइलाइट किए हुए हैं या अंडरलाइन किए हुए हैं थ्योरी में, वो आप रिव्यू करोगे। अगर लगता है तो उनमें से कुछ को आप अपनी समरी शीट्स में लेके जाओगे।
नहीं, आपको फिज़िक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अ, प्लस जो जिन क्वेश्चन्स में आपको डाउट्स आए थे, वो आपने मॉड्यूल में से रिव्यू करने हैं। ठीक है बच्चों? अगेन जैसे मैंने आपको कहा था बच्चों, आपको बाद में सबसे बुरा ये लगेगा कि यार नीट के एग्ज़ाम में मॉड्यूल का क्वेश्चन आया हुआ था और वो आपका हुआ नहीं। ठीक है? बच्चों अभी आपने फिज़िक्स की एनसीईआरटी का कुछ नहीं करना। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर लो, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? अ, देन यू नीड टू रिव्यू द मिस्टेक्स ऑफ ओल्ड टेस्ट्स। ठीक है? जितने टेस्ट्स हुए हैं, उनकी गलतियाँ एक बार आपने रिव्यू करनी है। ठीक है? ये बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली कि मतलब ड्यूरिंग द वीक एक चैप्टर के लिए हमें क्या कुछ करना है, राइट? तो ये सारा कुछ बच्चों करना है, ठीक है? फिर आपका ऑब्वियसली संडे को उसका टेस्ट हो गया। गिव योरसेल्फ सम रिलैक्सेशन ऑन संडे, ठीक है? मतलब इस तरह से रखो कि संडे को सिर्फ टेस्ट देना पड़े और उसके बाद बस रिलैक्स करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई मतलब खास काम नहीं लटकाना आपने। आई विल सी कि मैं ना ये कोशिश करता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीक से कि आपकी क्लास मंडे को हो ही ना। ठीक है? ये मैं बच्चों डाल दूँगा, यस, ये चीज़ मैं शेयर कर लूँगा, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है। अ, अब बच्चों नहीं, नहीं, मंडे को पेपर नहीं रिव्यू करना। संडे तक पुराने वीक का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, है ना? मंडे से तो अगले हफ्ते का काम शुरू करना है। ये लिख तो दिया मैंने मॉड्यूल के अंदर क्या करना है, हाइलाइटेड पॉइंट्स प्लस डाउट्स। और एक बच्चों अगली चीज़ जो आपको करनी है, वो ये है कि आप बच्चों जो आपका अ, संडे टेस्ट होगा, उसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? मैं ना अ, मतलब एक ये करूँगा बच्चों, मैं लिखता जाता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। एक तो मेरा काम है एनसीईआरटी डिस्कशन वाला, एक आई विल ट्राई कि नो क्लास ऑन मंडे। और और क्या कह रहा था मैं? आखिरी क्या कह रहा था अभी? हाँ, टेस्ट का रिज़ल्ट। बेसिकली अब से बच्चों मैं ये करूँगा कि जो आपकी टेस्ट विंडो है ना, वो नैरो हो जाएगी। वो इतनी ओपन नहीं होगी। मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप संडे भी ना पूरा उसी चक्कर में निकाल लेते हो। मतलब आप लोगों ने नई ऑप्टिमाइज़ेशन शुरू की है कि चल संडे वाला भी पूरा दिन पढ़ के जितना लास्ट पॉसिबल टाइम है उसी में टेस्ट दिया जाए। तो दैट विल बी अ नैरो विंडो ऑफ नाउ। और मतलब
ऑब्वियसली वो विंडो खत्म होते सार ही रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं सही कह रहा हूँ ना बच्चों बात? मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है ये? ये सर ना मुझे एक्चुअली ना जिनके हुँ। यस, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था, प्लीज़ स्पीक। कौन बोल रहा था? मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई कुछ कह रहा था भई, कोई गर्ल थी मेरे ख्याल से। बोलो भई कोई अर्शलीन बोलो या हरजोत, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक्चुअल नीट टाइमिंग्स के आस-पास ही कर दूँगा। वैसे तो पता नहीं आपके टाइम क्या होंगे टाइमिंग्स, बट चलो। हाँ। ये ना मैंने उस दिन रियलाइज़ किया। मेरे को पहले तो मैंने सोचा नहीं था, जब मैंने सेमीकंडक्टर्स की क्लास रखनी थी और कोई क्लास रखने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब यही है। फिर मैंने चेक किया पुराना भी कि सब किस टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट। तो हाँ जी, तो ये विंडो नैरो हो जाएगी, मतलब प्रोबेबली, मतलब क्लोज़ टू द एक्चुअल नीट टाइमिंग्स 1 टू 5 या कुछ ऐसी विंडो भी कर देंगे इसको। तो अब आपने बच्चों जो टेस्ट में ये पॉइंट मैं क्यों मतलब बच्चों बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। देखो, जैसे जो मतलब लेटेस्ट पैटर्न ऑफ नीट है, आप सबको पता है कि उस पैटर्न में सिली मिस्टेक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा है और वो सिली मिस्टेक्स मतलब जानलेवा है ना? हमारी रैंक को बिल्कुल मार देंगी वो सिली मिस्टेक्स। तो मतलब ये जो मेरा लास्ट स्टेप है, दिस इज़ एम्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दोज़ सिली मिस्टेक्स। तो हमने जो मिस्टेक्स रजिस्टर बनाना है संडे को टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही आपकी टेस्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, है ना? ये आपने उस रजिस्टर में नोट कर लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्वेश्चन नोट करना है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन था इसमें ऐसे पूरी कहानी नहीं। आपने जिस टाइप की गलती हुई है वो नोट करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये नोट करोगे कि क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा था और मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कराया। समझ गए? ठीक है। जैसे जिस क्वेश्चन की मान लो आपको थ्योरी नहीं आती थी कि तो फिर आप वहां पे वो पॉइंट लिख लोगे। हाँ, रिजल्ट तो साथ के साथ ही आ जाएगा ना आपका। वो तो जैसे ही विंडो खत्म होएगी उसके 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को कौन सा मैंने चेक करना है? अब तो मैं तो आप बोलो, मैं तो सुबह 6 से 9 करके टेस्ट 9:15 रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट कन्फर्म का क्या होगा अगर 6 से 9 कर दिया टेस्ट? तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लो टेस्ट का कोई क्वेश्चन आपका थ्योरी के कारण ही गलत हुआ, है ना? कि भई मान लो पूछा गया था कि हाँ जी, फोटोडायोड में किस बायस में ऑपरेट करते हैं उसको? तो उतना कि फोटोडायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। हाँ, हाँ, मैं रखूँगा मतलब टिल 2 तो रखूँगा, डोंट वरी। तो वो सब लिख लेनी है आपने, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अक्षता आपके अकॉर्डिंग क्या सूट करता है बताना मुझे? मतलब अगर हम
मैं मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग इफ आई कीप इट फ्रॉम 10 टू 2 इज इट सूटेबल फॉर यू और नो? आपको क्या सूट करता है जनरली? चल मैं आपसे बात करके ना कर दूंगा, आपके अकाउंट को स्पेशल वो दे देंगे। ओके, हाँ, तो वो बच्चों मिस्टेक्स रजिस्टर जो है आपने वो मतलब उसमें नोट कर लेनी है उस दिन। एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संडे को मतलब जो उस वीक का काम है, ठीक है? अब वो जितना हुआ है, जैसा हुआ है, संडे तक खत्म हो जाना चाहिए। वो जो भी आपका टॉपिक्स हैं, अभी तो ऐसा चलता है ना कि हम टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चल ये तो कोई बात नहीं, होमवर्क तो सर को बोल ही देंगे, भी अगली क्लास में डिस्कस कर लो। अब जो भी उस वीक का काम है, इट शुड बी कंप्लीटेड बाय संडे। मतलब मैं संडे इसलिए कह रहा हूँ कि बस मिस्टेक्स रजिस्टर को इंक्लूड करके संडे, अदरवाइज तो सैटरडे रात ही हुआ, ठीक है ना? मंडे से आपकी फ्रेश स्टार्ट हो गई। अब बच्चों क्योंकि ऐसा है, राइट? अब एक बात समझो, अब मान लो आपके एक वीक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को मिला के लेट अस से अप्रोक्सीमेटली आपके कुछ 8 से 10 चैप्टर्स बनेंगे, राइट? नाउ एटलीस्ट फॉर सम ऑफ यू ऐसा पक्का होगा कि उन 8-10 में से हो सकता है कोई 1-2 चैप्टर्स हों जो आपको बिल्कुल नहीं आते, है ना? और जो रिमेनिंग है वो आपको फिर भी ठीक-ठाक आते हैं, है ना? कोई ना कोई चैप्टर्स हमारे होते हैं जो फॉर व्हाटसोएवर रीजंस हमारे थोड़े मतलब उतने स्ट्रांग नहीं होते, है ना? तो तो ये बताओ किस पे फोकस करना चाहिए? यहीं पे देखो, आप में से काफ़ी लोगों ने थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट सोचा। पहले आप ये करोगे, ठीक है ना? फिर इस पे आओ। भई आपको अगर आप कहते हो कि आपको ये 6 चैप्टर आते हैं, उनका काम तो आप फटाफट खत्म कर सकते हो ना फिर। तो उनका काम खत्म करके, उनको तो पहले साइड पे लगा दो, कि यार ये तो हो गया मेरा, ठीक है? अब वो जो 1 से 2 चैप्टर्स हैं, उन पे टाइम लगा लो, जितना बचता है, ठीक है? मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि वीक खत्म होने पे हम ये ना कह दें कि सर वो 2 चैप्टर्स पे ही हम रह गए, वो 6 का तो पता ही नहीं चला जो आते थे। तो दैट इज़ अ स्टेट कि जहाँ पे हम मतलब बिल्कुल ही मतलब लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे, वर्सेस हम ये कह सकें कि सर उस वीक के 8 थे, 8 में से 7 सवा 7 तो पक्का हो गए। चल वो आधा रह गया, पौना रह गया चैप्टर, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, है ना? तो मतलब स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर करना है पहले, ये ज़रूरी है।
उसके बाद बच्चों नहीं, अच्छा अब ये क्वेश्चन है कि ये पता कैसे चलेगा कि इतना तो आइडिया होता है यार आपको, ब्रॉडली तो आइडिया होता है कि आपको वो चैप्टर आता है कि नहीं आता। और अगर कन्फ्यूजन है तो उसकी शीट करके देख लो। अगर वो शीट के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इसका मतलब है अभी आता है आपको, है ना? बच्चों नेक्स्ट, ये बच्चों एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को मतलब ना खराब करता है। मैं आपसे बिल्कुल मतलब ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली शेयर करूँगा, बिकॉज़ मतलब आई डोंट वांट कि आपके साथ भी रिपीट हो। होता क्या है कि ये ट्रांज़िशन नो डाउट थोड़ा टफ होता है। हम ना बेसिकली आपको पता है कि एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम स्टार्ट तो बहुत चीज़ें करते हैं, हम उनको मेंटेन नहीं कर पाते। एनीथिंग, मतलब चाहे वो पढ़ाई की चीज़ है, चाहे वो लेज़र की चीज़ है, कोई भी चीज़ ना मेंटेन नहीं होती। फिर हम उसके बाद फिर 8 दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ ना कुछ और नया करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं, हम उसमें चेंज कर देते हैं। आप मतलब कोई अगर जिम जाता है तो वो शुरू में तो जिम पक्का जाएगा लेकिन 8-10 दिन बाद छोड़ेगा, है ना? हम बहुत बार जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी, आज सर ने डाँटा, सर ने मोटिवेट किया, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हम फिर कुछ दिन पढ़ते हैं लेकिन हम फिर थोड़ा-थोड़ा उससे हिलना शुरू कर देते हैं, है ना? अब होता क्या है, स्पेशली इन रिविज़न क्या हो जाता है कि हाउ इट स्टार्ट्स, आप बीच में 1 वीक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ठीक है? अब जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, फिर आप सोचते हो कि यार इसकी तो तैयारी अच्छी नहीं है, तो अब मैं इसका टेस्ट नहीं देता, ठीक है? फिर आप उसका टेस्ट नहीं दोगे, तो कहीं न आपने अपने माइंड को ये ऑप्शन दे दी कि यार ये भी तो पॉसिबल है कि मैं टेस्ट ना दूँ। अब जैसे ही ये करना हम शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, हम फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि यार अब मैंने पढ़ना शुरू किया, अब तो मेरा पिछला भी बचा हुआ है, प्लान में तो कुछ और है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप से रिविज़न करनी शुरू करता हूँ। मैं अपना खुद प्लान बनाऊँगा, ठीक है? अब मैं अपना प्लान बनाऊँगा तो कोई बात नहीं, अब मैं आईक्यूएस का टेस्ट तो दे नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेता हूँ। आकाश वाली अच्छी लग रही है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, अब इसको करते हैं। या हम एलन की कर लेते हैं, नहीं तो हम कोई बात नहीं, अब ये कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अपना अलग से प्रीवियस ईयर ही करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना इसमें, वो ये आती है कि जैसे ही आप इस तरफ को सोचना शुरू करते हो, आप डिविएट कर गए। उसके बाद आप एक ऐसे ज़ोन में चले गए जहाँ पे आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, आपने चीज़ें अपने ऊपर ले ली, ठीक है? मतलब मेरे साथ ना ये इस साल तो इतनी बार हुआ क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली उन बच्चों का एक्सटेंड भी इतना हुआ। मतलब मैं उनके ग्रुप पे पूरा प्लान बना के भेजता था। 10 दिन बाद पूछो कि भई आपने टेस्ट नहीं दिया या ऐसा था, तो मेरे को रिप्लाई मिलता था, सर मैं तो अपना प्लान फ़ॉलो कर रहा हूँ कि सर मैं तो आईक्वेस्ट के नहीं, मैं तो एलन के टेस्ट दे रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि उसके बाद आप अपने अब मैं उसके आगे क्या लिखूँ, ठीक है? मैं भी उसके बाद छोड़ देता था। तो उसके बाद अब मैं तो आपको मॉनिटर नहीं कर सकता या कोई भी टीचर आपको मॉनिटर नहीं कर सकता। और फिर आप उस चक्कर में मतलब आप धीरे-धीरे हो सकता है आप कुछ देर कर लो, बट वो इवेंचुअली वो चीज़ आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी है कि आप स्टार्ट में ही एक बात ये क्लियर कर लो कि यार इस चीज़ की ऑप्शन ही नहीं है। आपकी तैयारी कम है, आपकी तैयारी ज़्यादा है, शेड्यूल तो ये ही फ़ॉलो होगा, ठीक है? मैंने इसीलिए आपको बोला इन बिटवीन आपसे ना हो, वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ दो, बट आपने बीच में टेस्ट देने चाहे कुछ भी हो जाए, आपने टेस्ट देने बंद नहीं करने, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ ट्रस्ट मी ऑन दिस,
डेढ़ साल में बहुतों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार सीरियस होते हैं, कई बार नॉन सीरियस हो जाते हैं, हमारे कुछ पोर्शंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो पाते। तो मतलब ना ये एक तरह से दिस इज़ द लास्ट चांस टू रिडीम योरसेल्व्स कि आपने मतलब अगर ये 3 महीने में भी पूरा ज़ोर लगा दिया, आपका मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पिछली बहुत गलतियाँ हैं, वो सारी की सारी कवर हो जाएँगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी इन बिटवीन कुछ ना कुछ वो कर दी गड़बड़, तो मतलब फिर तो मतलब गॉड सेव यू। ठीक है? येस, वेरी गुड पॉइंट। ये बच्चों जो आपने शीट्स करनी है, जो आपको रिवीजन शीट्स मिलेंगी, आइडली तो ये पॉइंट यहाँ आएगा कि आप मॉड्यूल्स के बाद जो आपको शीट्स मिली हैं, आप वो करोगे। ये शीट्स आपने फिक्स टाइम में करनी है। कितना टाइम? 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक है? मतलब वो शीट आपका एक तरह से टेस्ट ही है। क्या कह रहे हो आकाश? बायोमोलिक्यूल्स की क्लास? मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो दिस रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, शीट्स की हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल होंगी आपको। यू कैन कलेक्ट देम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसा है कि मैं आपको मैसेज करा दूँगा कि जब सारी रेडी होंगी तो आप एक ही टाइम में मतलब सारी लेके जा सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जितना भी कर पाओ, आप पूरा चाहे ना भी कर पाओ, आपने इसको नहीं छोड़ना। मतलब ये प्लान तो पूरा आपने एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करना ही करना है। येस, अ, इफ देयर इज़ एनी वन ऑफ यू जिसने जॉइन ही 12th में किया है ना? तो दैट डज़ नॉट मीन कि आपने आईक्वेस्ट के 11th के मॉड्यूल्स करने हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा काम छिड़ जाएगा। आपने आपका जहाँ से भी आप थे, मतलब वहाँ का जो भी मटेरियल था, आपने वो करना है बस 11th का। नया मत छेड़ के बैठ जाना। बच्चों अभी तो टेस्ट ऑनलाइन ही दो, ठीक है? अ, ये अभी तो अपने को पता ही नहीं है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्लैरिटी आएगी उसके बाद भी बहुत टाइम होएगा। वो आगे वाले जो टेस्ट्स होंगे वो ऑफलाइन कर लेंगे, ठीक है? अभी तो अपना देते रहो ऑनलाइन, कोई चक्कर नहीं है। अ, नेक्स्ट बच्चों, अ, लास्ट पॉइंट जो मैं एक बच्चों एम्फसाइज़ करना चाहूँगा,
टेस्ट कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? 3 आवर्स में? मतलब मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो माइनर डिफरेंस है। अभी आप 3 घंटे में करो वो, कि ऑफलाइन में ओएमआर भरनी पड़ती है या कुछ। डोंट वरी, अभी अपना आराम से 3 घंटे में दो। नेक्स्ट बच्चों, देखो, आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स बट अगेन आई विल रिपीट। आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए तैयारी करने का, वो हमेशा हर वीक का पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है? फॉर दैट मैटर, इन केस देयर इज एनी वन ऑफ यू जिसको लगता है कि वो पूरा मतलब कर ही नहीं पा रहा, राइट? लेट्स से उसको लगता है कि वो मतलब नहीं कंप्लीट कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिक्स के 2 चैप्टर्स छोड़ दो, एक्सेप्टेबल है। आप बायो और केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर आपको लगता है आपको बायो अच्छे से आती है तो ठीक है, आप चेंज करो, राइट? मतलब मैं स्पेशली बच्चों बात कर रहा हूँ फॉर दोज ऑफ यू, मतलब जिनका स्कोर मतलब 550 से कम रह जाता है। ठीक है? मतलब देखो, नहीं, थोड़ा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेजर टाइम आपने लगाना है, वो आपने मतलब आपका जो स्ट्रेस होना चाहिए वो बायो और केमिस्ट्री पे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फिजिक्स। ठीक है ना? मतलब मैं आपको बच्चों बार बार मैंने एक बात बताई है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है, मतलब अगर हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है ना, तो आप ये मान के चलो कि यू नीड टू स्कोर ग्रेटर देन 550। ठीक है? जो आपके टेस्ट अभी होंगे उसमें 550 इज द कट ऑफ, राइट? तो अब वो 550 मार्क्स ब्रॉडली आपके इस तरीके से होने चाहिए कि आपके बायो में यू शुड स्कोर अराउंड 320, केमिस्ट्री में यू शुड स्कोर 120 एंड फिजिक्स में यू शुड स्कोर 120। मतलब ऑफ कोर्स देयर कैन बी माइनर वेरिएशंस फ्रॉम केस टू केस, बट ये ऊपर वाला जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। मतलब अगर ये नहीं है तो ये तो मेरे ख्याल ऐसा तो कोई नहीं होगा, है ना, आप में से जो ये सोचता होगा कि यार यहाँ से कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं फिजिक्स में ज्यादा लेके उसको कवर अप कर दूंगा, है ना? वो तो नियरली इम्पॉसिबल ही है। ठीक है ना? तो ज्यादा फोकस उस पे दो। जितना मतलब आप ऊपर वाले मार्क्स बढ़ा लोगे अपने, उतना आप खुद ही अपना लाइक्लीहुड बढ़ा लोगे सिलेक्शन का। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, कि चलो मैं ना एक खुद ही आपके सामने एक मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मतलब आई वांट टू कंक्लूड एट कि हमारे स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए। ठीक है? हम 6 डेज लेके चलते हैं, आई विल नॉट इंक्लूड संडे। इन 6 डेज में से
हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ना है इन 6 डेज़ में बच्चों हम एवरेज 4 चैप्टर्स ऑफ बायो, है ना? 2 केमिस्ट्री, 2 फिज़िक्स, राइट? मुझे कोई बताना जैसे बच्चों फिज़िक्स की आपको जो शीट्स मिली हैं, उसमें जैसे कितने-कितने क्वेश्चन्स हैं? जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स के कितने हैं और एप्रॉक्स हर चैप्टर के अराउंड 100 है? ओके, तो देखो 200 ये क्वेश्चन हो गए, जिसमें अगर हमने 1.5 घंटा माना है मतलब 1.5 मिनट माना है पर क्वेश्चन, तो कितना हो गया ये टाइम? 5 आवर्स, राइट? और तो उसको आप थोड़ा रिव्यू भी करोगे, कुछ करोगे, तो 6 घंटे तो अपने शीट्स में ही गए सीधा-सीधा। केमिस्ट्री में आप कह रहे हो कि 3 चैप्टर्स हैं जनरली? 4 भी हैं। अच्छा वो वहाँ पार्ट्स भी तो 2 हैं। तो मतलब क्या केमिस्ट्री में बच्चों 400 क्वेश्चंस हो गए टोटल? चलो, 400 क्वेश्चंस का मतलब कितना एवरेज माने केमिस्ट्री में? 0.75 मिनट पर क्वेश्चन या 1 मिनट लग जाता है? चलो 1 मान लो। एवरेज सही है एक्चुअली किसी में कम, किसी में ज़्यादा, है ना? तो 400 मिनट्स का मतलब हुआ 7 आवर्स तो इसमें ही गए, पक्का। राइट? बायो के बच्चों 4 चैप्टर्स घर पे पूरा अच्छे से करने में कितना टाइम लगेगा? बताओ? सारा कुछ चलो पहले क्वेश्चंस बायो की शीट्स में कितने क्वेश्चंस हैं? मुझे टोटल बताओ बायो के जैसे वीक में जितने के कितने क्वेश्चंस हैं नियरली? मतलब जो जो भी सर ने काम बोला आपको जो करना है, उसमें मुझे पहले क्वेश्चन सॉल्विंग वाला बताओ कि कितने क्वेश्चंस हो जाएँगे रफली जो पर वीक करने होंगे बायो के? अप्रॉक्सिमेट सा बता दो। 1500? 1500? अच्छा जी, 1500 क्वेश्चंस मतलब बायो में कितना टाइम लगता है पर क्वेश्चन? आधा मिनट? ठीक है जी। तो कितना हो गया? 750 मिनट। बाप रे! तो उसको भी रिव्यू करोगे, कुछ करोगे 14 आवर्स।
ये टाइम तो है अपना सीधा सीधा जो क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएगा, है ना? अब बच्चों मुझे बताओ कि जैसे जो बायो के 4 चैप्टर्स हैं उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, सब कुछ, उसमें कितना टाइम लगा? 3 आवर्स पर चैप्टर मान लें? हुँ, 12 घंटे और लग गए। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स, उसमें उसमें भी 12 आवर्स मान लें? सारा कुछ, जो भी करना है, नोट्स, एनसीईआरटी, मॉड्यूल जो भी पढ़ना है, सारा कुछ मिला के? मुझे नहीं पता, आपने ही बोला है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। 15 कह दूं? मेरा क्या जाता है, मैं तो 25 लिख देता हूँ। देखते हैं तुम्हारा सोने का भी टाइम बचेगा कि नहीं। चलो 16। डिमांड आई है कि बायो के भी 15 कर लो। ठीक है जी, लो। फिजिक्स 2 चैप्टर्स, सारा कुछ करने में कितना टाइम? ये ना, मेरी सीक्वेंस गलत हो गई। अभी मैंने ऊपर कहा है फिजिक्स को प्रायोरिटी मत देना, इसके हिसाब से फिजिक्स में तो घंटे ही नहीं बचेंगे तुम्हारे। हाँ जी, कितना लिखूं फिजिक्स में? ऑफ कोर्स इसमें हो सकता है अगर किसी ने अच्छे से फिजिक्स पहले की हो उसका जल्दी हो जाए, बट आई थिंक मॉड्यूल देखना, समरी शीट्स देखना, सब कुछ करने में मतलब 8 आवर्स तो रीजनेबल है, इतने लग जाएंगे, है ना? मे बी जिसको आता हो अच्छे से थोड़े कम लगे, है ना? ये तो हम मैक्स लेके जा रहे हैं। मतलब अगर मैं इस तरह सोच रहा हूँ, अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं, आपको मॉड्यूल के भी की पॉइंट्स देखने हैं, समरी शीट्स भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बनानी हो, है ना? तो चलो ये तो मैक्सिमम है। ये तो कुछ बच्चों मजेदार निकल के आएगा, जो मुझे लग रहा है। 29, 23, बेचारी फिजिक्स 14। ये टोटल कितना हो गया? कर दो भाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। 66। राइट। तो बच्चों इसमें आपका अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 11 आवर्स आ रहा है पर डे। लोग गालियां दे रहे होंगे मुझे कि किसने कहा था कि ये रिलैक्स शेड्यूल है। रुको मैं रब कर दूं उसको जरा।
ऐसे ना मज़ा नहीं आ रहा। अगर एक्चुअली चल रहा होता ना तो सबकी शक्लें देख रहा होता मैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो एवरेज एवरेज क्लासेस बच्चों कितनी होती हैं आपकी 1 वीक में? 3 फिज़िक्स, 4 केमिस्ट्री, 7 11-12 क्लासेस है ना? तो 3 आवर्स डेली हो गया। हाँ, तो सही है। 3 आवर्स क्लासेस, 11 आवर्स की पढ़ाई, 7 आवर्स ऑफ स्लीप। तो भी 3 घंटे हैं। तो अब बच्चों एक्चुअली क्या है ना? देखो, एक तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपका पहले 2 वीक्स का थोड़ा-सा रिलैक्स किया है, कि थोड़ा-सा आप मोमेंटम में आ जाओ, राइट? हाँ, ऑब्वियसली ये 3 घंटे में खाना भी है, कुछ वॉशरूम भी जाना है, सब कुछ करना है। तो इसीलिए बच्चों आपको जैसे शुरू के 2 वीक्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है ना? और ताकि आप मोमेंटम में आ जाओ। और अगली बात ये है बच्चों, इसमें क्या है कि सी मतलब हमने ना इसमें जो माना है, जैसे आप अब शुरू करोगे, आप रियलाइज़ करोगे, हमने हर चैप्टर में पूरा-पूरा टाइम माना है। उतना लगेगा नहीं जब आप देखोगे। हो सकता है किसी में लगे, किसी में कम लगेगा क्योंकि जो आता ही होगा आपको। स्पेशली जो 12th वाले चैप्टर्स हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो दिस इज़ वन मेजर रीज़न कि हमने आपकी रिविज़न में ना 11th और 12th इकट्ठे रखा है। अगर 11th ही सारी चलती ना, तो आपको पक्का ऐसे ही चलना पड़ता। तो तो येस मैं बच्चों ये जान के आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हम ये सोचते नहीं है, है ना? हम बस अपने हिसाब से करते रहते हैं। बट मैंने ये टाइम आपके साथ इसलिए लगाया कि एक अपने को रियलिटी चेक मिले कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है ना? तो मैं आपको इतना डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि 11 चलो ज़्यादा है, बट आप ये मान के चलो कि 9 घंटे तो आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है? 9 आवर्स अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका कहीं न कहीं कुछ मिस होगा। एक बात बच्चों और जो मुझे समझ आ रहा है, आई थिंक आपको बायो वाले सर भी ये कहेंगे कि ना ये जो आप आई थिंक आप बुक कह रहे थे कि साथ में सेंगेज बुक की बात हो रही थी, है ना? कि आपको करनी है। उसको ना एक्स्ट्रा में रखना, जो मेरे को लगता है। ये नहीं कि एक चैप्टर का ही पहले सारा कुछ करी जा रहे हो और अगले चैप्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं टाइम। पहले फर्स्ट स्टेप कर लो मॉड्यूल या जो कुछ भी है, फिर उसको उठाना, राइट? दैट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा बुक, नॉट अ कंपल्सरी बुक। तो इसी तरीके से ही करना उसको। ये बात समझ आ रही है बच्चों? एंड सिमिलरली
हो सकता है आप में से कोई लोग ऐसे हो जिनकी फिजिक्स बहुत वीक है ना? जिनको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप भी ये करोगे कि मतलब फिर आपके लिए जो शीट्स हैं, वो बाद में है। पहले आप एटलीस्ट मॉड्यूल तो पूरा रिवाइज़ करो, राइट? मैंने उस सीक्वेंस में ही लिखा है जिसमें आपने करना है काम। ठीक है? तो मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका इतना टाइम समरी शीट्स तक ही निकल गया, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस तक ही निकल गया, तो कोई बात नहीं। शीट्स फिर छोड़ दो। बट ये नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर के लिए सब कुछ करी जा रहे हो और फिर बाकी चैप्टर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा। राइट बच्चों? एक बच्चों मैं आपको ना एक और काम मेरा है, मैं आपको ना एक एनालिसिस भेजूँगा ऑफ मतलब सो फार मतलब जो मतलब नीट में जनरली वेटेज एनालिसिस क्या रहता है चैप्टर्स का? ठीक है? आपको मैं चैप्टर वाइज़ भेजूँगा कि जनरली किस चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। उससे भी आपको एक थोड़ा आइडिया रहेगा। हाँ, हाँ, आई विल सेंड इट टू संगरूर ग्रुप आल्सो, डोंट वरी। अ, कि किन चैप्टर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। मतलब अभी क्या होता है कि आपको जनरली जब चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है, हम मतलब टीचर बता तो देता है कि हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है, ये जैसे है, वैसे है। बट आपके पास इकट्ठे ही एक समरी आ जाएगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा बच्चों, एक बात और, आई थिंक पॉइंट 10 से आपको ये तो क्लियर हो गया है कि भई बहुत एफर्ट लगेगा, है ना? और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हाँ भाई, पुराने पाप रिडीम करने का यही एक मौका है। तो उसके लिए ये तो अब इतना अच्छे से करना पड़ेगा अपने को, राइट? तो तो बच्चों, जब अपना शेड्यूल हमें इस तरीके का फॉलो करना है ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ख्याल होगा कि जब हम 11th में स्टार्ट करते हैं एंड फॉर मेनी ऑफ यू इवन इन 12th, हम ना कितनी बारी अपना शेड्यूल ही बनाते रहते हैं कि अब मैं ऐसे पढ़ूंगा, अब मैं ऐसे पढ़ूंगा। और फिर वो पहले ऐसे शुरू किया जी, मैं रात को पढ़ूंगा, फिर लगा कि नहीं, रात को नहीं पढ़ाई हो रही, अब मैंने सुबह का शिफ्ट कर लिया। एंड हम चेंजेस करते रहते हैं ना कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, या जो भी। अब क्योंकि हमें इतना मतलब रिजिड शेड्यूल फॉलो करना है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप मतलब आपको अपने बारे में पता है ना? इतनी देर में अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपके फिक्स्ड शेड्यूल में मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो आपका सोने का शेड्यूल है, जो आपका क्लासेस आपको पता है आपकी किस टाइम पे होती हैं, उसके हिसाब से आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है, जो आपका कोई भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का शेड्यूल है, डेफिनिटली बच्चों कुछ ना कुछ हाफ आवर से 1 आवर आपका किसी ना किसी फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन में जाना ही जाना चाहिए। वेदर यू गो फॉर वॉक, यू डू योगा, यू प्ले एनीथिंग, यू डांस, यू सिंग, व्हाटएवर, जो भी है। मतलब दिस इज एनी एक्टिविटी विदाउट अ स्क्रीन। ओके? तो साइक्लिंग, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो ना। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स करना है आपको। इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है? मतलब फाइनली यू आर ह्यूमन्स, अगर हमें इतना काम करना है तो हमें अपने आप को चार्ज भी करना पड़ेगा, राइट? एंड इसीलिए आपको एक संडे भी दे रहा हूँ मैं कि संडे को आप थोड़ा कर सकते हो रिलैक्स। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेड्यूल आप जो भी फिक्स करो, उसको फिक्स कर लो और उसी को फॉलो करना है, ठीक है? मतलब जितना आप बार-बार शेड्यूल चेंज करते जाओगे अपना, उतना हमारा माइंड अनस्टेबल रहता है। ये तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा ना, आपने भी बड़ों को देखा होगा, सब कुछ देखा होगा कि वो मतलब एक आफ्टर अ टाइम एक आपका बॉडी का शेड्यूल ही बन जाता है कि आप अगर 6 बजे जो लोग उठते हैं, वो 6 बजे उठना शुरू कर देते हैं, है ना? फिर उनको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको भी एक सॉर्ट ऑफ अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं आज 6 बजे उठा हूँ, मैं कल 10 बजे उठूँगा। ये सारे पॉइंट्स ना बहुत chaos क्रिएट करते हैं। बस एक शेड्यूल बना लो, जो भी आपको सूट करता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है आप रात को पढ़ सकते हो, आप रात को पढ़ो, है ना? आपको लगता है आप दिन में पढ़ सकते हो, आप दिन में पढ़ो। लेकिन वो जो बस एक शेड्यूल है, उसको रिलिजियसली फॉलो करना है। अब हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है जी? तो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। मैंने अपने काम लिख लिए हैं, आपके काम आपको पता चल गए हैं। येस, आई विल सेंड दिस एंड जो मुझे और कुछ चीज़ें सेंड करनी है, वो आई विल सेंड। एनीथिंग एल्स बच्चों, जो आप यू वांट टू शेयर, यू वांट टू आस्क? ठीक है जी, टेस्ट की विंडो 3 बजे तक कर देते हैं। 18th की रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ। अ, अच्छा येस, मेरे पास एक ना अ हाँ, एक आया कि सिटिंग कितनी देर की होनी चाहिए? बच्चों, आइडियल टाइम फॉर अ सिटिंग इज़ 3 आवर्स, क्योंकि आपको टेस्ट में भी 3 आवर्स के लिए पूरा कंसंट्रेट करना है। तो जितना आप अपने आप को ये ट्रेन करी जाओगे कि आप 3 घंटे के लिए बैठ सकते हो, उतना अच्छा है, ठीक है? ये चीज़ ना मतलब आपको बहुत हेल्प करेगी। ये लगता है कि ईज़ी है, ये नहीं है। मतलब थोड़ा शुरू में बहुत मुश्किल आएगी, लगेगा कि 3 घंटे तो बैठना बहुत दिक्कत है। बट एक बार आपने इसकी रेगुलर हैबिट बना ली ना, आपको आगे इसका बहुत बेनिफिट होगा। मतलब दिस इज़ फॉर दोज़ जिनको मतलब ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट। ये फाइनली कहीं न कहीं एक्चुअली बच्चों पता है क्या है? मैं जो चाहता हूँ मैं आपसे एक और पॉइंट शेयर करता हूँ। बेसिकली ना मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने आप को ना मैं आपसे एक मतलब चाहे एक बात फ़नी है, बट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये ना बच्चों अभी तो ऐसा नहीं होता, मतलब अभी तो सिस्टम्स फिर बड़े ऑर्गेनाइज़ हो गए। मैं आपको मतलब अब से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। देयर वाज़ सम स्टूडेंट, उसका एक्चुअल एग्ज़ाम चल रहा था एंड ही हैड टू गो टू वॉशरूम, ठीक है? वो जहाँ पे सेंटर था, उस सेंटर में जो वॉशरूम था, वो बिल्कुल दूसरी ब्लॉक में जाके था। अब होता क्या है कि कई बार ना जैसे हम ये जिस दिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम डे होता है, जैसे मतलब मान लो 2 बजे आपका टेस्ट है, गर्मियों का तब टाइम होता है ना? आपको जल्दी बुला लिया, वहाँ पे आप मतलब गर्मी में खड़े हो,
टेंशन भी हो रही होती है, आप स्वेट कर रहे होते हो, उस चक्कर में आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, राइट? एग्ज़ाम टाइम में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप टेंशन में होते हो, आप ज़्यादा पानी पी लेते हो। अब आप जितनी बार ऐसे होता है, आप ज़्यादा पानी पीते हो या कुछ करते हो, ऑब्वियसली वो टेंडेंसी बढ़ जाएगी आपकी जाने की, है ना? उसको मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम 2 बार, 3 बार ऐसे उठ के जाना पड़ गया और हर बार उसके 15 मिनट, 20 मिनट खराब हो जाते थे इस चक्कर में। एंड ही वाज़ अ गुड स्टूडेंट मतलब और हुआ क्या फाइनली उसका पूरा एग्ज़ाम खराब हो गया, राइट? ऑब्वियसली अगर आपके एग्ज़ाम में 30-40 मिनट्स का मतलब ऐसे एक गैप आ जाएगा तो टेस्ट खराब होगा ही। तो मेरा जो मानना है ना, वो ये है कि आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि 3 आवर्स आपको कुर्सी पे ही बैठना है। ना पानी, ना वॉशरूम और ये ट्रेन मतलब बॉडी आराम से हो सकती है। मतलब मैं कुछ कोई ऐसा नहीं मैं इम्पॉसिबल बात नहीं कर रहा। ये चीज़ ना मतलब आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब मैं थोड़ी-सी एक आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बट अगर आप कर लो तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मतलब इससे क्या है कि मतलब ना आप अपने आप को उस डे के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो मतलब आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि 3 आवर्स की सिटिंग होनी चाहिए। हाँ, अपने आप को उस हिसाब से प्लान करो कि हाँ, कि आपको 3 घंटे तक बीच में पानी ना पीना पड़े या मतलब उठना ना पड़े, है ना? हम जैसे करते ही हैं यार, जैसे कभी कोई लॉन्ग ट्रैवल पे जाना हो या कुछ हो, हम ऐसे प्लान करते ही हैं ना, बस वही चीज़ करनी है। अगर आपको बस में जाना है मतलब तो भी आप करोगे ना? कोई इतना मैं कोई मुश्किल चीज़ नहीं कह रहा, मतलब बहुत हेल्प करेगी आपको। आप तो बायो वाले स्टूडेंट्स हो, आपको पता है बॉडी को हम जैसे मर्ज़ी ट्रेन कर सकते हैं। राइट बच्चों? चलो, ठीक है बच्चों, आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। अ, आज मैंने वैसे यूनिट्स से स्टार्ट करना था बच्चों। एनीवेज़ यूनिट्स में मतलब कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते कवर करने वाले। आप एक बार खुद से करो, उसकी जो डिस्कशन क्लास होएगी, उसी में वो सारे पॉइंट्स मेरे हो जाएँगे कवर, कुछ भी नहीं है, राइट? अ, कल के लिए कल है क्या अपनी क्लास? हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दिया करूँगा। अ, कल बच्चों क्या करोगे? कल यूनिट्स की ही डिस्कशन करूँ मैं या कल इलेक्ट्रोस्टैट्स की समरी? आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैट्स की समरी दे देता हूँ मैं कल, है ना? अ, अक्षता मेरे पास ना यूनिट्स के हैं नहीं नोट्स बिकॉज़ मैंने आईपैड उसके बाद लिया था मेरे ख़्याल। देखूँ? सर लेकिन अगर यूनिट्स के नहीं है दैट्स ऑलराइट लेकिन जैसे हमारे चैप्टर्स हो रहे हैं आप उसके नोट्स ग्रुप पे शेयर कर सकते हो? क्योंकि मेरे पास करंटली मेरे सारे 11th के नोट्स नहीं हैं। हाँ, हाँ, वो वो मैं आ कर जाएँगे दूँगा। कुछ टाइम पे लेकिन मेरे पास सारे नोट्स नहीं है, तो मैं मोस्टली अभी ठीक है, मॉड्यूल से ठीक है। पढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। वो मैं कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। हुँ, ग्रुप पे ही कर दूँगा मैं। अ, हाँ, क्या डिसाइड हुआ कल का? क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैट्स ही उसकी मैं समरी क्लास रख देता हूँ ना? हुँ, ठीक है। चलो,
ओके बच्चों, बस सब लग जाओ, है ना, फॉर दिस नेक्स्ट फेज़। देखो बच्चों क्या होता है, मतलब सी वी ऑल आर रनिंग अ रेस सिंस पास्ट एट लीस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर, है ना? अब होता क्या है कि एज़ वी अप्रोच द एंड ऑफ द रेस, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा थकावट होती है, इज़न्ट इट? लेकिन उसी टाइम पे ही जो थोड़ी-सी हिम्मत कर लेता है, वो फिर अच्छा कर भी जाता है। तो हम सबको अब इस तरीके से बनना है, इस तरीके से चलना है कि जो अब ये हम ऑलमोस्ट लास्ट लैप्स ऑफ द रेस में हैं, उसमें मतलब हम इतनी जान लगा दें कि कोई बात नहीं, हम तंग हो जाएँगे, बट ये 3-4 महीने हम ऐसे निकाल दें कि बस उसका बेनिफिट हमें आगे वाली पूरी लाइफ में मिले, है ना? तो आई स्ट्रांगली विश कि आप सारे डॉक्टर्स बनने चाहिए हो, ताकि जब हम टीचर्स बुड्ढे हो जाएँ, हमारे पास ऑप्शन हो, है ना? हर बीमारी के लिए अपना ही स्टूडेंट हो जिसके पास जा सकें। तो पूरा ज़ोर लगा दो, राइट? चलो, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।